फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है हम यहाँ पे 2011 से लेके 2025 तक के यूपीएससी के जो जनरल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, तो हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे डीप एनालिसिस कर रहे हैं। डीप एनालिसिस में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एग्जामिनर के माइंडसेट को यहाँ पे समझना है। दूसरा, आपने बहुत बार कीवर्ड सुना होगा एलिमिनेशन ट्रिक्स, राइट। और मैंने आपको पहले भी एलिमिनेशन ट्रिक्स क्या होती है ये समझाई है, जिसमें हम हमारे ब्रेन को ट्रेन करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का एनालिसिस करके, जिससे कि वो यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्निशन कर सके। अब ये जो एनालिसिस होता है, ये जो पैटर्न होता है, ये हर साल रिपीट करता है। जब हम ये पैटर्न समझ लेते हैं तब हम कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करते हैं और आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, राइट। तो इसलिए ये पैटर्न रिकॉग्निशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर किसी स्टेटमेंट को एग्जामिनर ने गलत किया है तो किस तरह से इसे गलत किया है, क्या करके गलत किया है, और अगर किसी स्टेटमेंट को एग्जामिनर ने सही किया है तो क्या किया है। इसमें यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। फाइन। इसके साथ में आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स दूंगी जिससे कि आपको सारे जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो याद हो जाए। प्लस ये होने के बाद आपको आपकी अपने आप से ही यहाँ पे कम से कम 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम आपको ये सारी ट्रिक्स अपने आप से लगानी है, जिससे कि पेपर से पहले आप कंफर्टेबल हो सको ये सारी चीज़ें करने में, राइट। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि मतलब पूरे ओवरनाइट हो जाएगी चेंजेस चीज़ें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी, अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना होगा। फाइन। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 से देखते हैं। हमने वैसे पहले के क्वेश्चंस देखे हुए हैं, ये हमारा 2011 का पेपर चल रहा है। फाइन। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। माइक्रो फाइनेंस इज अ प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। द सर्विस और सर्विसेज रेंडर्ड अंडर अ माइक्रो फाइनेंस इज। अब जब आप एग्जाम कंडीशन में हो और आप पेपर पढ़ रहे हो तब आपको भी यहाँ पे इस तरह से अपने माइंड में पढ़ना है क्वेश्चन को, और जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है उसे अंडरलाइन करना है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो तो उसे आप बॉक्स वगैरह भी कर सकते हो। फाइन। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस और कम हो जाएंगे, ठीक है। सो स्टे काम, और इस तरह से आपको आंसर्स देने हैं। बी पार्टिसिपेटिव, ठीक है। मेरे साथ यहाँ पे आप आंसर देने की कोशिश करो, इवन इफ इट इज़ रॉन्ग डोंट वरी अबाउट इट। फाइन। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे बोलता है कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ है, सेविंग फैसिलिटीज़ है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ है, या फिर फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ है। पर जब आप यहाँ पे याद रखना कि जब भी आप पॉलिटी, हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब यहाँ पे कोई पैटर्न, अच्छा कुछ तो पैटर्न्स है वैसे, लेकिन यहाँ पे आप कोई ट्रिक्स नहीं लगा सकते हो, एलिमिनेशन ट्रिक्स टाइप, ठीक है। लॉजिकली में भी आप यहाँ पे आंसर तक आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है। सो नॉलेज इज़ द किंग ओवर हियर, ये याद रखना। यहाँ पे ब्लाइंड गेसेस नहीं करने हैं। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर है डी। मतलब चारों भी ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे हुआ ये सब, ठीक है। यहाँ पे वैसे मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऐसा नहीं था लिखा हुआ। ऑप्शन के कॉम्बिनेशंस थे ए बी, मतलब 1 2 2 3 ऐसे कुछ, तो इसका ऑप्शन डी है। 1 2 3 4 चारों भी यहाँ पे आंसर आ जाते हैं। तो क्या होता है ये समझो। जब हम माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं, माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे रेफर करता है ऐसी प्रोविजंस फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कि लो इनकम इंडिविजुअल या फिर ऐसे ग्रुप्स जो टिपिकली जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग का एक्सेस नहीं होता है उनके लिए होता है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। और इसमें आपने अब क्वेश्चन के टोन को समझा होगा कि क्वेश्चन आपको थोड़ा ब्रॉड दिख रहा है, राइट, क्योंकि हम माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहे हैं, हम चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस का आपको ये भी समझ में आ गया है, मीनिंग भी समझ में आ गया है, राइट। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है हमारी कंट्री में वो स्मॉल लोन्स देते हैं, जिसे हम माइक्रो क्रेडिट भी कहते हैं। किसे देते हैं हम, ये पुअर जो लोग हैं हमारी कंट्री में उन्हें देने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करते टाइम पे हम उनसे किसी तरह का कोलैटरल भी नहीं लेते हैं। जब हम बैंक में जाते हैं लोन लेना चाहते हैं तो हमें कोलैटरल देना होता है, यहाँ पे इनका कोलैटरल नहीं होता है। इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्विसेज
प्रोवाइड करता है अंडर द माइक्रो फाइनेंस। बहुत सारे ऐसे माइक्रो फाइनेंस की इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास सेविंग अकाउंट्स भी होता है। कुछ ऐसे माइक्रो फाइनेंस है जो यहाँ पे माइक्रो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनकी हेल्थ, लाइफ, ये सारी चीज़ें कवर हो सके। कुछ ऐसे भी इंश्योरेंसेस होते हैं जो लो इनकम इंडिविजुअल्स या फिर फैमिलीज़ को कवर करते हैं। ऐसे माइक्रो फाइनेंस की सर्विसेज है जो फंड ट्रांसफ़र भी इंक्लूड करती है। तो आपको समझ में आया? तो अगर एग्जाम कंडीशन में आपको नहीं पता है और अगर इस तरह का कोई नेचर का क्वेश्चन आता है तो याद रखना कि ब्रॉड आपको सोचना है। इकोनॉमी में हर साल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको ब्रॉड सोचना होता है और चारों के चारों भी यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। तो ये वाला ऑब्जर्वेशन आप आपकी बुक में लिख लीजिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फाइन, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ वैल्यू एडेड टैक्स। नॉट को नहीं भूलना है, गलत नहीं करना है, नॉट। तो चलिए अभी हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले, इट इज़ अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ अ टैक्सेशन। यस इट इज़, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉलेज लगेगा या फिर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो ये तो सही है, तो ये तो नहीं आएगा, हमें तो नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं। इट इज़ अ टैक्स लेविड ऑन द वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन। नो, एब्सोल्युटली नॉट, ये तो सही है लेकिन यहाँ पे हमें नॉट पूछा है। फिर इट इज़ अ टैक्स ऑन द फाइनल कंजम्पशन बॉर्न बाय द कंज्यूमर्स। हाँ ये वैट होता है लेकिन ये भी नहीं आएगा, नॉट पूछा है। डी, ऑप्शन आपका डी है यहाँ पे। इट इज़ बेसिकली अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली अ फैसिलिटेटर। ये यहाँ पे गलत हो जाता है। जब भी हम वैट की बात करते हैं, वैसे यहाँ पे हमारा जीएसटी है, ठीक है। अब वैट का क्या है, जो जब ये हुआ करता था तो वैट यहाँ पे मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम टैक्स लगाएंगे हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता है वहाँ पे टैक्स यहाँ पे अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर के ऊपर लगता है। यहाँ पे जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वैट का तो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ये स्टेट गवर्नमेंट की होती है। समझ में आया? और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने में, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है या फिर जब आपको वैट का कलेक्शन करना होता है विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स ऑफ कोर्स। तो उस तरह से यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल का रिस्पेक्टिव रोल आता है। और इसलिए आप ये पॉइंट अभी आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ नॉट एक्यूरेट टू से दैट स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली फैसिलिटेटर। ओके, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे मेन काम आ गया है। आपको अभी बताया मैंने, एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन सब स्टेट गवर्नमेंट देख रही है और फ्रेमवर्क यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो अब आपको वैट से इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया? यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछती है। तो मुझे जीएसटी के लिए भी या फिर कोई भी अगर लेट से कोई टैक्स गवर्नमेंट लाती है, इनकम टैक्स में कुछ चीज़ें हो गई है तो मुझे उसे अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछती है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं अब। The lower Gangetic Plain is characterized by a humid climate with a high temperature throughout the year. Which one of the following pair of crops is most important, most suitable for the region? This is the question. Answer है paddy and cotton? No. Wheat and jute? No. Paddy and jute. Paddy and jute. ठीक है, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे ये याद रखना है, ज्योग्राफी में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं 2021 से लेके 2025 की बात करूँ तो यूपीएससी ने एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया है, राइट। और लो हैंगिंग फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको लॉजिक लगाना है प्लस आपको अपने आप को फेमिलियर करना है ज्योग्राफी के वोकैबलरी से, अगर आपको ज्योग्राफी क्वेश्चंस डिफिकल्ट जाते हैं तो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका आंसर पैडी और जूट आ जाता है। तो क्या होता है, जब हम लोअर डेल्टाइक प्लेन्स की बात करते हैं, पर्टिकुलरली गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स की, तो अगर मैं इनका कैरेक्टराइजेशन में अगर करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आप जाओ, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के एरिया में लेट से, तो आपको वहाँ पे क्या दिखेगा? आपको वहाँ पे दिखेंगे स्वैम्प्स, ठीक है। और ये जो स्वैम्प्स है, अब आपको पता है सुंदरबन का एरिया, ठीक है, तो सुंदरबंस पैडी राइस एरिया है वहाँ पे। और जो लोअर गैंजेटिक प्लेन है वहाँ पे आपको हमेशा ह्यूमिड क्लाइमेट दिखता है, वहाँ पे हमेशा हाई टेम्परेचर रहता है। फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, रिवर्स की वजह से वहाँ पे फर्टाइल एलुवियल सॉइल बन जाती है। और ये सारी चीज़ें मिलके यहाँ पे आइडियल कंडीशंस बनाती है राइस के लिए। अब यहाँ पे राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है,
ये तो आप समझ सकते हो, राइट। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो। अब राइस क्या है हमारा, जल्दी से बताइए, राइस क्या है। राइस यहाँ पे हमारा बन जाता है एक स्टेपल फूड क्रॉप है यहाँ पे इंडिया में। और ये जो रीजन है ये पर्टिकुलरली मेजर प्रोड्यूसर है इसका। पर जब हम जूट की बात करते हैं, जूट यहाँ पे बन जाता है हमारा फाइबर क्रॉप, ठीक है, फाइबर क्रॉप, जो यहाँ पे वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में सर्वाइव करता है। आपको वार्म क्लाइमेट चाहिए, आपको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, प्लस आपको बहुत सारा पानी चाहिए यहाँ पे। और जो हमारी गंगा रिवर है यहाँ पे ये रिवराइन डेल्टा बनाती है, जो नेसेसरी मॉइस्चर और फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती है जूट कल्टीवेशन में। अब इंडिया जो है हमारा ये लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट का, और सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है ये हमेशा यहाँ पे लोअर गैंजेटिक प्लेन से आता है। बाकी के जो क्रॉप्स है जैसे कि हो गया हमारा वीट या फिर कॉटन की बात कर लूँ, तो दे माइट नॉट बी एज सुटेबल ड्यू टू ईयर राउंड हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। पर जब मैं वीट की बात करूं, और वीट की तो आपको पता है इट इज़ रबी क्रॉप, और वीट में मैंने आपको कैसे बताया था, आई डोंट नो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि नहीं। ऐसे याद रखना कि जो वीट है, तो वीट ये हम लेते हैं विंटर्स में, कूलर विंटर्स, ठीक है। और वीट हमारा आता है रबी क्रॉप, तो इसे याद कैसे रखोगे। अब हम ठंडी जब बहुत होती है, जब विंटर्स आते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम हमारे हाथों को एक साथ रब करते हैं, राइट, क्योंकि गर्मी आ जाए, ठीक है, ठंडी से बचने के लिए ऐसे करते हैं ना हम। तो ऐसे याद रखना कि W का विंटर, W का वीट, ठीक है। और हम ठंडी में क्या करते हैं, अपने हाथ को रब करते हैं, तो रब से रबी प्लांट, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि वीट इज अ रबी क्रॉप इन विंटर्स। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, मैंने इस तरह से इसे याद किया था, फाइन। तो ये आपको समझ में आ गया है। सो जो वीट है यहाँ पे इनको कूलर टेम्परेचर लगेगा, कॉटन को यहाँ पे ड्रायर कंडीशंस लगेगी, और हमने पैडी और जूट का ले लिया है। अब आपका होमवर्क ये है, आपको अच्छे से जितने भी ये एक्स्ट्रा क्रॉप्स दिए हैं, पैडी हो गया, जूट हमने पढ़ लिया, तो अब आपको कॉटन को पढ़ना है और वीट को पढ़ना है। राइस को भी पढ़ लो, राइस तो यूपीएससी ने पूछा ही है, ठीक है। तो ये सारे क्रॉप्स आपको बड़े बड़े करने हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है इस पर, ठीक है। मतलब आपको ये समझ में आ गया। और क्या पूछता है, टेम्परेचर क्या चाहिए, कौन से रीजन में आता है, वगैरह वगैरह, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है। तो लो हैंगिंग फ्रूट आपका यहाँ पे बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, अ ब्रेंट क्रूड ऑयल इज फ्रिक्वेंटली रेफर्ड इन द न्यूज़, वॉट दिस टर्म इम्प्लाई। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे आया है, उस टाइम पे ये वाला करंट अफेयर्स के ओरिएंटेड क्वेश्चन आया है। इससे हमें क्या सीख मिलती है, यूपीएससी हमेशा इस तरह का, अगर कोई न्यू यूनिक सा टर्म बहुत ज़्यादा चल रहा है या फिर कम भी चल रहा है, लेकिन यूनिक टर्म आ गया है, मतलब ये कि सिंपल सा लो हैंगिंग टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। यही पूछेंगे कि ये जो यूनिक वर्ड है आपने न्यूज़ में देखा, ये एग्जैक्टली है क्या। तो ये भी आपका यहाँ पे लोअर हैंगिंग फ्रूट हो गया। तो अच्छे से याद रखना है, करंट अफेयर्स पढ़ने के टाइम पे अगर कोई यूनिक वर्ड दिख रहा है तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ऑप्शन देख लो। इट इज़ अ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल, इट इज़ अ सोर्स फ्रॉम द नॉर्थ सी, इट डज नॉट कंटेन सल्फर। अब देखो यहाँ पे रेड फ्लैग हमें मिल गया है, डज नॉट कंटेन सल्फर। अब मैंने नॉट डेक की इसको ये नहीं किया है। आप सोचो कि कोई एक क्रूड ऑयल है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब यूपीएससी का ये पैटर्न है, ये ऑब्जर्वेशन आप लिख लो कहीं पे। ये जब हम पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं तब ये देखा गया है कि यूपीएससी इस तरह से शॉर्ट स्टेटमेंट बनाता है और ऐसे करता है कि इट डज नॉट कंटेन दिस, इट डज नॉट कंटेन दैट, और हमेशा 90% ऑफ द टाइम दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज इनकरेक्ट। ओके, ऐसा होता है। तो आप कम से कम यहाँ पे ऑप्शन 3 को एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन आप कहीं पे लिख लो। अब जो बच्चे कुछ दो स्टेटमेंट्स है, इट इज़ अ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ अ क्रूड ऑयल, मे बी इट इज़ अ क्लासिफिकेशन, एंड इट इज़ सोर्स फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। तो ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वी डोंट नो, बट येस दीज 2 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कम से कम आप एग्जाम कंडीशन में यहाँ पे 50-50 तक पहुँच सकते हो, ठीक है। जब हम ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो ये मेजर क्लासिफिकेशन आ जाता है क्रूड ऑयल में। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट हो गया। इसके साथ साथ ये बेंचमार्क डिसाइड करता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का, समझ में आया। ये यहाँ पे प्राइसेस सेट करता है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल। अब यहाँ पे आपको पता है ईरान, इजराइल, यूएसए के
झगड़े यहाँ पे चल रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे है, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से करना, ठीक है। अब इसके साथ एक पॉइंट याद रखना है आपको, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये सोर्स होता है फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन द नॉर्थ सी, ठीक है। अब नॉर्थ सी जो है हमारा, इट इज़ बिटवीन द शेटलैंड आइलैंड एंड नॉर्वे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा आपको स्टेटमेंट 3 इज़ इनकरेक्ट। अब आपको नॉलेज नहीं था, मैंने बस आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बताया, लेकिन ये पॉइंट याद रखना कि जब हम ब्रेंट ऑयल की बात करते हैं तब यहाँ पे सल्फर कंटेंट होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पे 0.37% का, ठीक है, अप्रॉक्स सल्फर मिल जाता है, विच इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड लेस स्वीट कंपेयर टू द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ऐसे भी यहाँ पे कहा जाता है, WTI जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 0.37 कंटेंट होता है, और ये 2 पॉइंट नॉर्थ सी का यहाँ पे प्लीज़ आप याद रखना। नॉर्थ सी को एक बार मैप में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं अब यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, द रेड डेटा बुक published by International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, that is IUCN, contain list of। अब यहाँ पे करेक्ट पूछा है, इसमें से कौन सा है। सबसे पहले बोल रहा है एंडेमिक स्पीसीज, सेकंड बोल रहा है थ्रेटन्ड स्पीसीज, और थर्ड बोल रहा है प्रोटेक्टेड साइट्स। अब इसमें क्या है, अब देखो ध्यान से सुनो इसको। जब हम रेड डेटा बुक की बात करते हैं, इसे पब्लिश किया जाता है IUCN के द्वारा। अब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी होती है ग्लोबल कॉन्जर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज। तो यहाँ पे एनिमल स्पीसीज के साथ साथ प्लांट स्पीसीज भी आ जाती है। प्राइमरीली ये इस चीज़ों की लिस्ट यहाँ पे रखता है जहाँ पे थ्रेटन्ड प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज होती है। यहाँ पे कोई एंडेमिक स्पीसीज की लिस्ट नहीं बनाई जाती है, या फिर प्रेजेंट। अब आपको पता होगा यहाँ पे जो एग्जाम कंडीशन में हो तो कैसे सोचना है, आपको पता है हमेशा हम पढ़ते हैं कि IUCN की रेड लिस्ट आती है, वहाँ पे जो वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है स्पीसीज, ठीक है, ऐसे स्पीसीज को हम याद करने की कोशिश करते हैं, राइट। क्या कभी आपने पढ़ा है एंडेमिक स्पीसीज के बारे में या फिर प्रोटेक्टेड साइट्स के बारे में? आप ऐसा सोच सकते हो एग्जाम कंडीशन में कि अरे हाँ मैंने रामसर साइट के बारे में पढ़ा है, ये सब पढ़ा है, यहाँ पे लिस्ट में तो ये बात नहीं आई थी। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे क्वेश्चन 2 तक पहुँच सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ओवर हियर। तो इस तरह से आपको आपके एग्जाम कंडीशन में सोचना है, लॉजिकली इन 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, अपने नॉलेज पे भरोसा रखना है कि मैंने रेड लिस्ट के बारे में पढ़ा है, IUCN तो पब्लिश करता है, और मैंने हमेशा बोला, हमेशा ये इसी बारे में बात करते हैं कि कौन सी स्पीसीज यहाँ पे एंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीसीज यहाँ पे वल्नरेबल है, हमने यही देखा है, राइट, और कौन सी वाली लिस्ट कंसर्न है, राइट। तो इस तरह से भी आप लॉजिक लगा के यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, इट डज नॉट कंटेन द एंडेमिक स्पीसीज। इस तरह से आप गड़बड़ी में भी आंसर तक बोल सकते हो कि हाँ एंडेमिक स्पीसीज भी कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं करनी है, ऑलराइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अभी 69 देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड टू। अब बैंक रेट के साथ साथ आपको CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें करनी है, फाइन, ऑलराइट। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आपको ये जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, ये पता होने चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे बैंक रेट को कम कर दिया है। कौन बैंक रेट को कम करते हैं? हमारी सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इससे क्या होता है, इट लीड्स टू, एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखते हैं, मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, नो चेंज इन द लिक्विडिटी, मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट्स। सो यहाँ पे अगर हम लॉजिक से जाए तो यहाँ पे आता है हमारा आंसर नंबर ए, ये वाला, मोर लिक्विडिटी इन द बैंक मार्केट। अब क्या होता है, देखो जो लोअर बैंक रेट्स है, इससे क्या होता है, अगर मेरा यहाँ पे बैंक रेट है, अगर मैं इसे कम कर देती हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि जो बोरोवर है इनको
चीपर बोरोइंग ये कर पाएंगे, लोन ले पाएंगे बैंक से। इससे क्या होगा, इससे बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा जिससे कि वो ज़्यादा लोगों को दे सके, लोगों के पास यहाँ पे चीपर लोन्स मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, लेंडिंग एक्टिविटी जो होती है ये बढ़ेगी और इससे क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट को कम कर देती है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा पैसा बढ़ जाता है। समझ में आया? देखो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए और एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, विजुअलाइज करो। इकोनॉमी के क्वेश्चंस में अगर आपको तकलीफ हो रही है आंसर सॉल्व करने में, वोकैबुलरी में प्रॉब्लम हो रही है, पहली बात तो यह है कि आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी है, दिस इज द सॉल्यूशन। दूसरी बात यह है कि आपको विजुअलाइज करना है क्वेश्चन को। कैसे? यहाँ पे ऐसे इमेजिन करना कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे लेट्स से दूसरी बैंक से जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक में भी, और यहाँ पे लोग हैं, ठीक है। लोग मतलब यहाँ पे आपकी मार्केट वगैरह सब आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जो बैंक रेट है वो कम कर दिए। अब बैंक रेट कम हो गया मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो बैंक्स है, यहाँ पे लेट्स से स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, इनके पास अब ये ज़्यादा लेंडिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, चीपर लोन्स दे सकते हैं। अगर बैंक रेट ज़्यादा होता तो क्या होता, बैंक यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे लेंडिंग नहीं कर पाते। अब यहाँ पे जैसे ही बैंक रेट कम हो गया है तो बैंक के पास अब ज़्यादा यहाँ पे पैसे देने के लिए चीपर लोन्स दे सकते हैं। बोरोवर्स यहाँ पे ज़्यादा पैसे लेंगे। अब बोरोवर्स के पास अगर ज़्यादा पैसे हैं मतलब मार्केट में बहुत सारे पैसे आ गए, ऐसे याद समझो, ठीक है। और अगर मार्केट में बहुत सारे ज़्यादा पैसे लोगों के हाथ में आ गए हैं मतलब कि लिक्विडिटी मार्केट की बढ़ गई है। इस तरह से लेमैन टर्म में आपको चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी हर साल पूछता है, अल्टरनेट ईयर पूछता है, तो गलती नहीं करनी है। इट इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट और इसमें गड़बड़ी भी नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII are related to investment in a country. Fine. Which one of the following statements best represent an important difference between the two? अब इन दोनों की बीच इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको पता करना है। आंसर देने की कोशिश करो मेरे साथ। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। FII brings टेक्नोलॉजी, FDI ओनली कैपिटल। सिर्फ कैपिटल थोड़ी लाता है FDI, ऐसा लॉजिक भी आप लगा सकते हो। दिस इज नॉट राइट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। FII increases general capital, FDI targets specific sectors. ओके, इसे होल्ड करके रखते हैं। स्टेटमेंट C देख लेते हैं, क्या पता इससे बेटर स्टेटमेंट हमें मिल जाए। FDI ओनली सेकेंडरी मार्केट्स, FII प्राइमरी मार्केट्स, ऐसा तो नहीं होता है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। देन ऑप्शन नंबर D, FII मोर स्टेबल देन FDI, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट बन जाता है। अब देखो यहाँ पे ये याद रखना, एक मिनट, जब हम FDI की बात करते हैं, FDI यहाँ पे हमेशा याद रखना इन्वॉल्व करता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है ये फिजिकल असेट्स में की जाती है या फिर कोई सिग्निफिकेंट लेट्स से कंट्रोल या फिर इन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। पर्टिकुलरली जब हम फॉरेन कंट्री की बात करते हैं वहाँ पे हमें FDI दिखती है। अब यहाँ पे जो हमारी FDI है ये फोकस करता है स्पेसिफिक सेक्टर्स पे। अब आप बोलोगे मैम कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स? एग्जाम्पल के लिए याद रखना, अगर मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है तब ये चीज़ें काम आती है। ऑन द अदर हैंड जब मैं FII की बात करती हूँ तब ये यहाँ पे रेफर करते हैं ये इन्वेस्टमेंट से, जो कि ऑफकोर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल दूँ मैं आपको, म्यूचुअल फंड्स या फिर आपने हेज फंड्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट, या फिर सुना होगा। तो हेज फंड्स या फिर पेंशन फंड्स होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये फाइनेंशियल मार्केट में की जाती है उस पर्टिकुलर कंट्री की। जो FII है, ये हमारा FII जो है ये यूजुअली यहाँ पे ब्रॉडर रेंज ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ये हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि कैपिटल अवेलेबिलिटी कराना अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। अगर शॉर्ट में आपको चीज़ें याद रखनी हो तो ये याद रखना कि FDI इज अ सेक्टर स्पेसिफिक इन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। FII की अगर बात करूँ इट ब्रिंग्स अ ब्रॉड कैपिटल इनटू द मार्केट। सेकंड बात याद रखना, FDI स्टेबल है, FII वोलेटाइल। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। एस्पार्टम इज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर sold in market. It consists of amino acids and provide calories like amino acids. Yet, it is used as a low-calorie sweetening agent in food items. What is the basis of this use? Statement 1. Aspartame is as sweet as a table sugar, but unlike a table sugar, it is not readily oxidized
इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ अ रिक्विजिट एंजाइम्स। ठीक है, होल्ड करके रखते हैं। स्टेटमेंट 2, व्हेन एस्पार्टम इज यूज इन बॉडी प्रोसेसिंग द स्वीट टेस्ट रिमेन्स बट इट बिकेम रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। फाइन, होल्ड करके रखते हैं। स्टेटमेंट सी, aspartame is as sweet as sugar but after ingestion into the body it is converted into metabolites that yield no calories at all। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा बहुत हमें रेड फ्लैग के जैसे लग सकता है। अब देखो, मैं हर एक क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच कर रही हूँ, मैं इस तरह से अप्रोच कर रही हूँ कि मुझे इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। ठीक है, या फिर मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मुझे तो क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हाउ एम आई सपोज टू इंक्रीज माई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस क्वेश्चन करेक्ट, ये मेरी यहाँ पे प्रायोरिटी है, राइट। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सोच रही हूँ। ठीक है, तो मुझे ये यहाँ पे रेड फ्लैग मिल जाता है कि मैंने क्वेश्चन में तो ये पढ़ा था कि येट इट इज़ यूज एज अ लो कैलोरी स्वीटनिंग एजेंट इन द फूड आइटम्स एंड हियर इट इज सेइंग दैट एस्पार्टम इज एज स्वीट एज शुगर। ये तो हर यहाँ पे रिपीट कर रहा है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि हाँ, एस्पार्टम नाम की कोई चीज़ है जो कि स्वीट है शुगर से। फाइन, एज स्वीट एज टेबल शुगर, यू नो, एज स्वीट एज शुगर यहाँ पे भी बोल रहा है। सेम स्वीट एस्पार्टम इज यूज इन फूड प्रोसेसिंग और स्वीट टर्म्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन नो कैलोरीज हियर, लो कैलोरीज हियर, नो कैलोरीज, मुझे यहाँ पे रेड फ्लैग दिख गया। ठीक है, मैं इसे फिर भी होल्ड करके रखती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट डी को पढ़ते हैं। एस्पार्टम इज अ सेवरल टाइम्स स्वीटर देन द टेबल शुगर, हेंस। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, स्वीट एज मच टेबल, जैसे टेबल शुगर है उस तरह से। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एस्पार्टम इज सेवरल टाइम्स, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जब हम टेबल शुगर देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये स्वीट है एंड इसी वजह से यहाँ पे ये फूड आइटम्स में जब हम यूज़ करते हैं विथ स्मॉल क्वांटिटीज एस्पार्टम ईड अ फीवर कैलोरीज ऑन ऑक्सीडेशन। अब देखो एग्जाम कंडीशन में कैसे सोचना है, ये जो आपको ऑप्शन डी दिख रहा है ना, ये लॉजिकली अगर आप सोचो तो इट इज़ द बेस्ट फिट फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये मुझे कैसे समझ में आ गया, अब ये जो नॉलेज है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आप समझोगे जब आप PYQs का एनालिसिस करोगे, क्योंकि यूपीएससी के PYQs अगर आप उठा के देखो तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार यूपीएससी ने पूछे हैं, ये आपको समझ में आता है। और इस तरह से जब आप ऑप्शंस को पढ़ते हो तब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में बेस्ट फिट वाले ऑप्शंस को पढ़ना होता है। अब यहाँ पे हम कोई कीवर्ड नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम लॉजिक लगा के ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन की टोन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा यहाँ पे आंसर बेस्ट फिट यहाँ पे बैठता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आप खुद से ही देखो, आपको नहीं लगता ऑप्शन ABC में ऑप्शन डी इज़ द बेस्ट यहाँ पे चॉइस, तो ये यहाँ पे है, राइट। अब अगर मैं इसके नॉलेज की बात करूं, मतलब हमें नॉलेज भी तो पता होना चाहिए, तो एस्पार्टम की अगर मैं बात करूं तो हाँ, ये बिल्कुल सेवरल टाइम स्वीट होता है जब हम टेबल शुगर की बात करते हैं। मतलब कि अगर हम स्मॉल अमाउंट भी यूज़ कर ले एस्पार्टम की तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत छोटी सी अमाउंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, जिससे कि हम जो हम टेबल शुगर यूज़ करते हैं तो सेम लेवल ऑफ स्वीटनेस अचीव करने के लिए। ठीक है, ये फूड आइटम्स में यूज़ किया जाता है कंपेयर टू शुगर, और जो एस्पार्टम है ये स्मॉलर क्वांटिटी में इसी वजह से यूज़ किया जाता है। समझ में आया? ठीक है, और बिकॉज ऑफ एस्पार्टम यहाँ पे हमें फ्यू कैलोरीज मिलती है पर यूनिट वेट। ठीक है, अगर हम शुगर से कंपेयर करें तो, और जब हम इसको डाइजेस्ट मतलब ले लेते हैं बॉडी के अंदर, सो अपॉन इंजेक्शन यहाँ पे जो एस्पार्टम है ये मेटाबोलाइज करता है इन द बॉडी, ठीक है, इनटू द कंपाउंड्स। अब इसमें तो बहुत फीवर कैलोरीज होती है या फिर नो कैलोरीज के बराबर यहाँ पे चीज़ें होती हैं, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इवन दो इट इज़ अ स्वीट इट डज नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कैलोरी इनटेक। फाइन, तो मैंने यहाँ पे स्वीट भी खा लिया और यहाँ पे मुझे कोई कैलोरीज भी गेन नहीं हुई है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर द लो कैलोरी फूड प्रोडक्ट्स, बट देयर आर सम डीमेरिट्स ऑल्सो। ठीक है, इस प्रोडक्ट के रिलेटेड वो हम फ्यूचर में देखेंगे जब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 72, द 2004 सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट मैंग्रोव्स कैन सर्व एज अ रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट अ कोस्टल कैलेमिटीज। हाउ डू मैंग्रोव्स फंक्शन एज अ सेफ्टी हेज? स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। अ मैंग्रोव स्वैम्स सेपरेट सेटलमेंट फ्रॉम द सी, नो। द मैंग्रोव्स प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन, नो, हमें तो इंसानों को तो नहीं। The mangrove trees are tall and provide shelter, no. The mangrove trees do not get uprooted by the storms and tides because of their extensive roots. Yes, this is absolutely correct. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आ जाता है, तो यहाँ पे आपको नॉलेज लगेगा। ठीक है, अब
यहाँ पे आप एग्जाम कंडीशन में ऐसा सोच सकते हो, जब भी ज्योग्राफी की इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको लॉजिकली सोचना है। यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं ये लोग, मैंग्रोव्स कैन सर्व एज अ रिलायबल सेफ्टी हेज against a coastal calamities. How do mangroves function as a safety hedge? How? तो यहाँ पे जो डी है, इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर। जब हम मैंग्रोव्स के फंक्शन की बात करते हैं एज अ, आप यहाँ पे गूगल पे उसका फोटो देख लेना। सो इट इज़, ये सेफ्टी हेज की जैसे काम करता है। कोस्टल कैलेमिटी जैसे लेट से सुनामी ही नहीं, यहाँ पे साइक्लोन भी अगर आ जाए तो भी ये यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। और ये हमने हमारी इंडिया में देखा है, जब साउथ इंडिया के स्टेट्स में साइक्लोन्स आते हैं तब यहाँ पे सुनामीज कितनी ज़्यादा हेल्प करती है, राइट। अब इनके जो एक्सटेंसिव रूट्स होते हैं ये पर्टिकुलरली हेल्प करते हैं यहाँ पे सॉइल को, ये बहुत ज़्यादा फर्मली पकड़ के रखते हैं। इससे क्या होता है, जो फ्रंट में लेट से जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पे, जिसे हम ये लेट से ये जो सारे प्लांट्स हैं इनके जो रूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं और ये एक तरह से एक्सेलेंट नेचुरल बैरियर का काम करता है। ये सॉइल को बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो ये इनका मेन काम यहाँ पे हो जाता है। तो जैसे ही सुनामी आती है या फिर साइक्लोन्स आते हैं, सो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ ऑब्स्टैकल्स, फाइन। अब यहाँ पे आप आपके मेंस में भी इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो दैट मैंग्रोव इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अप्रूटेड बाय द स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स, फाइन। यहाँ पे हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में एक तो 2 लेक्चर ला पाऊँ या फिर एवरीडे मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा दूँगी और इससे हम यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। जितनी भी चीज़ें बताई है उसे आपको इम्प्लीमेंट करना है आपके पेपर में, जिससे कि आप कंफर्टेबल हो सको उसे एग्जाम कंडीशन में, जिस तरह से आप यू शुड बी कंफर्टेबल इनफ टू अप्लाई दोज थिंग्स ऑन द पेपर, ठीक है, एट द एग्जाम टाइम, ऑलराइट। तो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।